जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। जोधपुर और गुजरात हाई कोर्ट से मिली हुई संत आसाराम जी बापू की मेडिकल ग्राउंड पर जो जमानत की अवधि है वो पूरी होने से पहले एक बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के सूरत शहर में पुलिस स्टेशन में साधकों को फ़ोन आता है और पुलिस साधकों को बुलाती है। तो गुजरात सीएमओ की तरफ से जो याचिका दी गई थी वो याचिका अडाजन पुलिस स्टेशन में भेजी गई थी, इसलिए हमको बुलाया था। जब ये लोग विधानसभा में गृह मंत्री बोल सकता है कि ये इस केस में हमने आसाराम जी बापू जी और नारायण साई को जमानत नहीं मिलने दी है। આજે પણ સેશન કોર્ટમાં જામીન નથી મળ્યા, હાઈકોર્ટમાં જામીન નથી મળ્યા, સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર જામીન નથી મળ્યા। કડકમાં કડક અને સખ્તાઈથી માનનીય અધ્યક્ષશ્રી આ કાયદાના અમલ માટે અમે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી છેક સુધી લડી રહ્યા છીએ। માનનીય અધ્યક્ષશ્રી આ કેસની અંદર સ્પેશિયલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટરની અમે નિમણૂક કરી છે। અમે કેસ નબળો કર્યો હોય અમારા પ્રોસિક્યુશન દ્વારા, અમે કોર્ટમાં જો નબળો દેખાવ કર્યો હોય તો જામીન મળી જાય। આ રાજ્ય સરકારની પ્રબળ રાજકીય ઈચ્છા શક્તિના આધાર ઉપર આરોપીઓ આજે પણ જેલમાંથી નથી મળ્યા। એટલે માનીએ बात में नहीं मिलने दी है आपने जमानत आसाराम बापू और नारायण साई को, तो किस दस्तावेजों के आधार पर उनको सजा मिली है वो भी आप विधानसभा में श्वेत पत्र के द्वारा घोषित कर दो नहीं। जब तुम बोल सकते हो तो हमारी मांग को क्यों नहीं तुम स्वीकार करके विधानसभा के अंदर रखते हो? तो ये दूध को दूध पानी पानी होना चाहिए ना। ये 2-3 महीने गुजर जाते हैं तो एविडेंस पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते, तो 12 साल पुराना, तो इसके स्पष्ट यही संकेत मिलते हैं कि ये सब केस बनाया हुआ है, फ्रॉड केस है। तो इन लोगों की यही मांग है कि भाई किस आधार पर किस बेसिस पर मतलब संत आसाराम जी बापू को और उनके सुपुत्र नारायण साईं जी को आजीवन कारावास की सजा होती है। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अवश्य कमेंट कीजिएगा। पुलिस स्टेशन में मुझे बुलाया गया था, जो हमने बापूजी के केस के बारे में श्वेत पत्र घोषित करने के लिए एप्लीकेशन दी थी, राष्ट्रपति को दी थी, सुप्रीम कोर्ट को दी थी, पीएम को दी थी, गुजरात सीएमओ और राजस्थान सीएमओ को दी थी। तो गुजरात सीएमओ की तरफ से जो याचिका दी गई थी वो याचिका अडाजन पुलिस स्टेशन में भेजी गई थी, इसलिए हमको बुलाया था। और हमको बोला कि भाई, मैंने उनको जाकर बोला कि भाई उसमें तुम्हारा विषय नहीं, जो एप्लीकेशन लिखी थी उसमें हमने लिख दिया था कि भाई इसमें पुलिस तपास का कोई विषय नहीं, कोई है नहीं। तो फिर उन्होंने बोला भाई हमारे पास आया तो हमको उसका जवाब देना पड़ेगा, तो इसलिए हमने लिखवा दिया कि भाई जो कुछ कार्यवाही श्वेत पत्र के बारे में करनी है वो सरकार को करनी है, पुलिस स्टेशन को नहीं करनी है। ऐसा कहकर हमने वो जवाब लिखवा दिया और यहाँ से उन्होंने फिर से याचिका खारिज ही कर दी है। फिर से हम याचिका डालेंगे, क्योंकि डालेंगे जब ये लोग विधानसभा में गृह मंत्री बोल सकता है कि ये इस केस में हमने आसाराम जी बापू जी और नारायण साई को जमानत नहीं मिलने दी है, तो ये बता सकते तो नहीं मिलने दी तो कोई बात नहीं मिलने दी है आपने जमानत आसाराम बापू और नारायण साई को, तो किस दस्तावेजों के आधार पर उनको सजा मिली है वो भी आप विधानसभा में श्वेत पत्र के द्वारा घोषित कर दो नहीं। यही हमारी मांग है। तो क्या कहोगे, मतलब बार बार एप्लीकेशनें खारिज हो रही है, राजस्थान सरकार का हो भी बात नहीं सुन रही है राष्ट्रपति जी की, और यहाँ गुजरात सीएमओ को इन्होंने बताया कि उनको हमने भेजा था कि आप भी श्वेत पत्र जारी करो कि आसाराम जी बापू को किस बेसिस पे सजा हुई, तो पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और खारिज कर देते हैं। भाई उनकी मंशा तो स्पष्ट उसमें दिखाई देती है कि उनको जो है श्वेत पत्र जारी नहीं करना है, क्योंकि श्वेत पत्र जारी करने के मतलब ये सरकार पूरी की पूरी नंगी हो जाएगी, और सरकार जब नंगी हो जाएगी तो इनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। क्योंकि एक संत, और वो भी ब्रह्मज्ञानी संत, जिसको निर्दोष इन लोगों ने फंसाया है, तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई यही देता है कि खारिज करने के मतलब यही है कि वो बापूजी को इन्हीं लोगों ने फंसाया, जबकि ये विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, इनका बोल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ जो है, जब तुम बोल सकते हो तो हमारी मांग को क्यों नहीं तुम स्वीकार करके विधानसभा के अंदर रखते हो? तो ये दूध को दूध पानी पानी होना चाहिए ना। गुजरात केस की बात की जाए तो 12 साल पुराना मतलब मामला है। नहीं, ये तो जिसके एविडेंस मिल ही नहीं सकते हैं। अरे आप उसको ज़्यादा ये 2-3 महीने गुजर जाते हैं तो एविडेंस पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते, तो 12 साल पुराना, तो इसके स्पष्ट यही संकेत मिलते हैं कि ये सब केस बनाया हुआ है, फ्रॉड केस है।
और किसी ऐसी शक्तियों के द्वारा सरकार ने मिलकर के बापूजी को फंसाया है और उनके पूरे परिवार को, तो इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बच भी नहीं सकते हैं। भले आज अभी एक कहना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ तो प्रकृति धमाधम अपना काम कर रही है, फिर भी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। हैं जिन लोगों ने बात बोली थी आज वो के धरती पर हैं क्या, हमको ये बता दें। और जो लोग आज बैठे हैं जो सोचते हैं कि हम जो है इनका काम नहीं सुनवाई करेंगे, इनको इनकी जो चाहते हैं तो हम उसको दाब के रखेंगे, आज दाब के रख ले कल दाब के रख, तो इस समय तो एक सा कभी किसी का रहा नहीं, तो इनका समय क्या रहेगा। और उभर के कब कैसे कैसे केस उभर होकर पुराने जब निकल के आते हैं तो जवानी में तो बच जाते हैं, पर बुढ़ौती में जा कर के उनको सज़ा भोगनी पड़ती है। तो ये सोचते हैं कि हम बच जाएं, तो बचने का ये अपने ख्वाब भूल जाएं। तो गुजरात केस की बात की जाए तो गुजरात केस मतलब जो लड़की ने संत आसाराम जी बापू पर आरोप लगाया है और उनके सुपुत्र नारायण साईं जी पर जो लड़की ने आरोप लगाया है, दोनों सगी बहनें हैं। 12 साल पहले वो संत आसाराम जी बापू आश्रम में ही रहती थी और 12 साल के बाद वो घर गई और उसकी शादी हो गई। उसके बाद भी ऐसे एविडेंस है कि वो नारायण साईं जी के सत्संग में और आसाराम जी बापू के प्रवचनों में उनके पति के साथ वो लोग आते थे। और 12 सालों के बाद मतलब जाकर उनकी शादी हो गई। उसके बाद 12 सालों के बाद जाकर उन लोगों ने आरोप लगाया, जो बड़ी बहन थी उसने संत आसाराम जी बापू पर आरोप लगाया और जो छोटी बहन थी उसने नारायण साईं जी पर आरोप लगाया कि हमारे साथ गलत हुआ। और उस केस में नारायण साईं जी को आजीवन कारावास की सज़ा होती है और इधर संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सज़ा होती है। तो इन लोगों की यही मांग है कि भाई किस आधार पर किस बेसिस पर मतलब संत आसाराम जी बापू को और उनके सुपुत्र नारायण साईं जी को आजीवन कारावास की सजा होती है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।